उसके जीव विज्ञान को देख लेते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मतलब जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवर दोनों का। सही सुमेलन है पक्षी का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी और जीवाश्म, पैलियोबायोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। सही सुमेलित है, देख लेते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी और पिसीकल्चर में क्या किया जाता है? मछली पालन। हॉर्टिकल्चर फूल और बागवानी दोनों से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है और फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमा और चित्रकलाओं का अध्ययन है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन का क्या अर्थ है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? अर्थवर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्धों के अध्ययन से। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? आनुवंशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। फिलाटेलिस्ट क्या कहलाता है? डाक टिकट जमा करना। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन सा है? तो साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। आइए जैव विकास देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब से हुआ था? करीब 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? शायद ही कोई एग्जाम होता है यूपीपीसीएस का जिसमें पूछा नहीं जाता है। नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। और जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ह्यूगो डिवरीज ने। बगल में घर बन रहा है तो हो सकता है आप लोगों को शोर हो रहा हो, लेकिन अब एग्जाम है तो पढ़ना तो है ही। कंटिन्यू करते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम। ओपरान अवधारणा किसने दिया है? जैकब और मोनोड की है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। किसने बताया था? डार्विन ने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये किसने बताया था? लैमार्क ने। भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया। अब यह प्रासंगिक नहीं रह गया है क्योंकि चीता तो हम दोबारा ले आए हैं साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, और लाके कहाँ रखा गया है? कुनो में। तो ये करंट का भी कंटेंट हो गया और हमारे साइंस के हिसाब से भी। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मानुष। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आइए अगला देखते हैं। याद रखिएगा कि पीसीएस एग्जाम में साइंस से कम 20 से 22 सवाल रहते हैं और अगर 20-22 सवाल आप कर लेते हो
तो औरों की अपेक्षा आप यहाँ पर लीड में रहते हैं। स्टार्ट करिए। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है किसके बीच? सरीसृप और पक्षी के बीच। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। डायनासोर कहाँ के थे? मतलब मेसोजोइक सरीसृप हैं ये। डायनासोर कब रहे? मेसोजोइक युग में थे। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? सालामैंडर, अजगर और कंगारू। आइए वर्ग की देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन है। गोलकृम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थि मछलियों में निषेचन जो है वो आंतरिक होता है। स्टार फिश, शॉ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है तो कौन सी है? स्टार फिश। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली है वो कौन सी है? कैट फिश है। कौन सी मछली नहीं है और या कौन सी वास्तविक मीन है, ये सवाल खूब पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको लिख लीजिए और लिख करके एक दो बार जब पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट है स्टार फिश। देखिए फिर अगला क्वेश्चन वही था। जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली नहीं है कौन? समुद्री घोड़ा। ये क्या है? ये एक स्तनपायी है। सबसे बड़ा स्तनपायी आपको पता है व्हेल मछली है। व्हेल प्राणी स्तनपायी वर्ग का है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में स्तनपायी कौन है? व्हेल है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्बैक व्हेल प्रजातियों में से दांतों वाली व्हेल में कौन विशालतम है? स्पर्म व्हेल। एकेडिना, कंगारू, सेही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता कौन है? वो एकेडिना। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में वह पक्षी जो मतलब वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वह कौन है? चमगादड़, क्योंकि यह स्तनपायी है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है? समुद्री गाय और समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनियों में। सील क्या है? एक स्तनपायी है। एम्फीबिया क्या बताता है? जल और स्थल पर दोनों ही जगह जो रह सकने वाले जीव होते हैं उन्हें एम्फीबिया कहते हैं, जैसे कि मेढक हुए, टोड हुए, ये सब। वह गुण जो मनुष्यों को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है वह कौन सा है? जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान में से कौन है जो कपी नहीं है? तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है। मानव सदृश लघुतम कपी कौन है? गिबन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय किस कुल में आती है? तो वो हिरन कुल में आती है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है या मोलास्क वर्ग से है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्क्विड है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों के वर्ग का नहीं है कौन? केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी हैं। जुगनू क्या है? एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है तो कीट कौन नहीं है? मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट कौन नहीं है? अभी हमने पढ़ा मकड़ी। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर कौन कौन से? मच्छर हैं, चमगादड़ हैं, उल्लू हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल नर रक्त चूसते हैं, ये तो गलत है। केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है।
मादा पौधे का रस चूसती है, तो जो रक्त चूसेगा वो पौधे का रस क्यों चूसेगा, ये गलत हो जाएगा। मादा की अपेक्षा नर के डहने बड़े होते हैं, यह भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डहने बड़े होते हैं, ये सही है। तो देख लीजिए इसमें 2 और 5 सही है कि केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डहने बड़े होते हैं। मोलॉक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमेस्टिक्स में वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है वह कौन है, ऊंट है। सर्पों की विष ग्रंथियां की समांग हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। चट्टानों पर जो उगने वाले पादप हैं वो क्या कहलाते हैं, शैलोद्भिद कहलाते हैं। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन है, घटपर्णी है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है वह कौन सा भाग है, पत्ता। सुमेलित है, देख लेते हैं। ईस्ट किण्वन, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा एक आवृत बीजी है और घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण। निफेथिन्स खासियाना यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है क्या कहलाएगा, तना। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है, प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह कौन है, ड्रूप। ड्रूप किस तरह से होते हैं, जो मांसल फल होते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहेंगे, भिन्नाकाल पक्वता। आलू, शकरंद, बंडा, जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ कौन सा है, तो शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है कौन सा है, शकरकंद। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है कौन सा है, अदरक। सुमेलन है, देख लीजिए। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन और जो घनकंद है वो जिमीकंद या सूरन। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ कौन सा है, आलू है। ये सवाल खूब पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तना है या इनमें से कौन सा जड़ है, तो आप एक बार इसको ठीक से देख के जरूर जाइएगा। ये तय है एग्जाम में आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। जिसे आलू है एक कंद। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्यक साहचर्य हैं वो क्या कहलाते हैं, कवक मूल कहलाते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। नेक्स्ट देखते हैं। मटर एक शाक है, पूछता है कि मटर पौधा क्या है, तो वो शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग क्या है, एक बंद कली है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है कौन है, लौंग है। कोई ऐसा आयोग नहीं है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या उत्तराखंड, कोई भी जो लौंग के इस सवाल को न पूछता हो। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो ये शुष्क पुष्प कली से। इसे आप ठीक से पढ़ के जाएं, कन्फर्म है कि आपको एक सवाल मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित है, देखिए। अदरक, राइजोम, केसर, पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अफीम जो है वो अफीम की डूडी और सन तना है। आगे देखते हैं। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनने वाले भागों का। फिर से वही देखिए। सुमेलित है, अदरक है प्रकंद, प्याज है मांसल पर्ण, आलू है रूपांतरित तना और नारियल है भ्रूण पोष। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना होता है। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से वह जो एक फल है वो कौन सा है, भिंडी है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, क्वेकर सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, सल्फर यौगिक है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है,
सल्फेनिक अम्ल, वहाँ सल्फोनिक भी दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो सल्फेनिक अम्ल होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है उसका क्या कारण होता है? कैप्सेसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होगा? कैप्सेसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह कौन सा है? प्यूपा या फिर कोशिक बोलते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह कौन है? शहतूत की पत्तियां। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पौधे से। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। ये भी पूछ सकता है कि सिनकोना जो है वो आवृतबीजी है या अनावृतबीजी, तो आपको पता होना चाहिए कि वह आवृतबीजी है। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। वह कौन है? क्लोरोक्विन। लाइकेन, प्रोटोजोवा, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व कौन है? डाइटम। शहतूत का फल कैसा है? सोरोसिस। कटहल भी सोरोसिस में ही आता है। सन, पटसन, जूट तथा कपास में वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कौन है? कपास। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती हैं? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है और प्रकृति में नहीं पाया जाता वह कौन सा है? ट्रिटिकेल। जाहिर सी बात है अगर मानव निर्मित है तो प्रकृति में नहीं होगा। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। अम्ल कौन सा है? याद रखिएगा, इरूसिक अम्ल है। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात जो है कुप्रभावित हुआ था, ये उस समय का करंट रहा होगा इसलिए पूछ लिया था। अल्फांसो आम है। अब इसकी प्रासंगिकता फिलहाल नहीं है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कथन है। कारण इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो कोई नहीं सत्य, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? वायरस के, विषाणु के। कथन है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, कारण मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। वो लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि पानी की तलाश बहुत गहरे तक करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, देख लीजिए, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फ्रिएटोफाइट्स कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मरुस्थलीय पौधे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहीं पर पाए जाएंगे। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुभूमि के जो पौधे हैं वो अधिकतर मांसल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रोधन का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, गलत। एजिटोबैक्टर है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे जो हैं वो थैलोफाइट्स कहलाते हैं, नहीं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। सुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है? एक तो पहला सही है और चौथा सही है। एपिफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे कैसे अवशोषण करते हैं? जड़ों की बालों से।
हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है? जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुमेलित देख लेते हैं। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी जो है वो विबंधक होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? हरित पादप आते हैं। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके? मीथेन के। अधिकांश कीट किससे शोषण करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि तलों के निकट में पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाले जाने पे वो मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियां सामान्यतः किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। और टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिकाजैंथिन। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है। देख लीजिए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक है। कपास किसका प्रमुख घटक है? एक सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो कपास का एक प्रमुख घटक है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो किसके बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में वह सहजीवी साहचर्य है। किसका? शैवाल और कवक के मध्य। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पॉपी से। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। और मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के पके फल से। बार बार पूछा गया है। देखिए, अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन। आइए आनुवंशिकता देखते हैं।